दुआ मोहम्मद अपनी ही किताबों से दुआएं याद कर रहे थे। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमतु वाया बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। मैं और बेगम नीचे बेसमेंट में नमाज अदा कर रहे थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर अचानक दुआ और मोहम्मद ने किताबों पे अपनी फोटोज देख ली ओह नो। और मुस्कुराने लगे। दुआ अपना सबक पढ़ रही थी। रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं घर में सफाई कर रहा था और बेगम किचन में खाना बना रहे थे और मोहम्मद बाहर धूप में झूले ले रहा था ये और अंदर से दुआ भी भागती हुई आ गई। फिर मुझे समझ आया कि इन दोनों के रंग सफेद क्यों नहीं होते। बाहर कोई आया ज़ैनब के पापा? अच्छा बेगम, मैं अभी देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, आओ। कैसे आना हुआ? अंकल मैंने ना ज़ैनब को मिलना था। देखो बेटा, ये ज्यादा मिलना मिलाना ना अच्छा नहीं होता। मामा जी हमने 2 मिनट ही तो मिलना था। नहीं बेटा, ये वेस्टर्न कल्चर की लड़की है। बेगम, किसी को भी समझाने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। हुजूर फरमाते हैं बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी हो। नहीं अंकल, आंटी ठीक कह रहे हैं। आंटी आज के बाद मैं अपने सर पर दुपट्टा लिया करूँगी। हाँ बेटा, हम हज़रत फातिमा की बेटी हैं, हमें पर्दा करना चाहिए। वैसे तो आज 14 अगस्त थी, लेकिन घर में बच्चे पढ़ रहे थे और हम दोनों खाना खा रहे थे। सोचा कि आज बच्चों को 14 अगस्त की शॉपिंग करवाते हैं। हम बाजार जाने लगे तो दुआ भी आ गई। बाजार पहुंचते पहुंचते हमें 10 मिनट लग गए। बहरहाल दुआ, ज़ैनब और रहमत ने अपने लिए ग्रीन ड्रेस लिए और घर आके 14 अगस्त की खुशियां मनाई, झंडियां लहराई और नगमे गाए। मेरे और दुआ के बाल काफी लंबे हो चुके थे और हम जा रहे थे गुजरात अपने पर्सनल बार्बर से हेयर कटिंग के लिए। मैं तो सुन्नत के मुताबिक कटिंग करवाऊंगा, सर के चारों तरफ से एक जैसी। बहरहाल दुआ तो लड़की है लेकिन अभी छोटी है, शरई अहकाम की मुकल्लिफ नहीं है। हम पहले बाजार गए, मुख्तलिफ किस्मों के फलों की टोकरियां बनवाई, डाले में रखी और गुजरात पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई। बहरहाल उस्मान भाई के सैलून पहुँचे। अनीस भाई से गपशप के बाद दुआ की हल्की फुल्की कटिंग हुई। फिर अल्लाह अल्लाह करके मेरी बारी भी आ गई। बड़ी तसल्ली से उस्मान भाई ने कटिंग की, खत बनाया और सलाम दुआ के बाद मैं और दुआ घर वापस आ गए। कल मैंने दुआ को गोल्ड के टॉप्स गिफ्ट किए थे। हम दोनों घर वापस आए तो दुआ ने अपने टॉप्स ज़ैनब को दिखा दिए। ज़ैनब भी दुआ के कानों में टॉप्स देख के जिद करने लगी। बेगम कहने लगे ये तो वही बात हुई कि छोटे बेटे की शादी कर दी और बड़ा बेटा अभी कुंवारा ही है। मैंने जल्दी से दुआ, ज़ैनब दोनों को साथ लिया, बाइक पे बैठे और 10 मिनट में हसन भाई की शॉप पे जा पहुँचे। जाते ही पहले हमने दुआ की वीडियोस देखी, फिर ज़ैनब ने अपने लिए टॉप्स पसंद किए। सुनार ने कानों में छेद करके टॉप्स डाल दिए। कल दुआ खुश हो गई थी, चलो आज ज़ैनब भी खुश हो गई। फिर हम सारे बाइक पे बैठे और जल्दी से घर वापस आ गए। दुआ को मैं आज दोबारा सुनार के पास लेके जा रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले टॉप्स जो थे ना, दुआ ने दूसरे दिन ही निकाल दिए थे। हम दोनों जल्दी से तैयार हुए। घर से निकलते हुए मोटरसाइकिल की चाबी ली, मोटरसाइकिल पे बैठे और शहर के बीचों बीच हसन भाई की शॉप पे जा पहुँचे। सलाम दुआ के बाद हम तशरीफ फरमा हुए। पहले दुआ की पसंद के उसे टॉप्स दिखाए, फिर गन के साथ दुआ के कानों में छेद कराए तो दुआ रोते रोते हंस पड़ी। गुस्से में दुआ ने कुछ भी न खाया, अपने टॉप्स लिए और घर वापस आ गई। मैं और साजिद भाई हम दोनों नई गाड़ी लेने जा रहे हैं। पहले तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि हम कौन सी गाड़ी लें। कार डीलर के लिए हमने फलों की टोकरी डाले में रखी और डाले को सर्विस स्टेशन से अच्छी तरह वॉश करवाया और पसरूर ग्रेड स्टेशन पहुंच गए। वहां वापडा अफसरान से मुलाकात हुई। आप लोग दुआ करें कि हमें बिल कम आया करे। फिर कार डीलर अब्दुल्ला भाई से मिले तो उनके वालिद मोहतरम से नाज शरीफ सुनी, फिर अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाया।
मैसेज ही हो। किसका मैसेज है ज़ैनब के पापा? जो आप सोच रहे हो ना वो बात नहीं है। बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का कह रहे हैं बेगम। इसका मतलब बंगला, गाड़ी, पैसे। हाँ, पूरे 50 लाख दे रहे हैं। ना पापा जी, अब तो साइबर क्राइम वाले सबको पकड़ रहे हैं। सबको नहीं पकड़ेगी, एक को ही पकड़ा है। ये चैम्बर का होता है पापा जी। चलो, हमारी जेब में तो 50 लाख आएंगे ना। वो किसी की जेब से निकलने भी तो है ना ज़ैनब के पापा। हाँ पापा जी, जुए वाली गेम को हमने नहीं प्रमोट करना, अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएंगे। हाँ जी पापा जी। चलो जी, अब कर दो मैसेज डिलीट। वो तो मैंने कब का कर दिया। तो बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि अरशद भाई दुआ और जैनब के टॉप्स वापस करके उन्हें बालियां ले दें, तो आज मैंने दुआ और जैनब को बालियां लेके दे दी। कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लग रही हैं। वापसी पर घर के लिए सब्जियां ली और सब्जियों में कद्दू शरीफ लिया, जो हमारे प्यारे नबी को बहुत ही पसंद था। अस्सलाम वालेकुम। ये जी वो रास्ता है जो हमारे घर की तरफ जाता है। हम इस डेरे पे, इस दरगाह पे 7 नस्लों से आबाद रह रहे हैं। मेरे बच्चे जो दुआ, मोहम्मद, ज़ैनब हैं, ये यहाँ हमारी जी 7वीं नस्ल है। लेकिन ये हमारा रास्ता देख लें कि इसका हाल क्या है। जब से कायनात बनी है ना, ये हमारा रास्ता अभी तक एक बार भी नहीं बना। ऐसा नहीं है कि मैं हुकूमत से या किसी अदारे से शिकवा गिला कर रहा हूँ। ऐसा है कि कभी हमने किसी से कहा भी नहीं है कि भाई ये हमारा रास्ता बना दे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी सादा जिंदगी गुजारी है। अब चूंकि फेमस होने के बाद लोग हमें मिलने आते रहते हैं, दरगाह पे ज़ायरीन आते रहते हैं, तो आने जाने के लिए ये रास्ता बड़ा तकलीफ दे है। तो ये 3-4 माह पहले मेरा लाहौर जाना हुआ। आजम मलिक साहब कहने लगे कि यार राना मशहूर साहब के साथ हमारे फैमिली ताल्लुक हैं, चले उनसे कहते हैं कि ये रास्ता बनवा दें। मैंने सोचा कि हमारे खानदान वाले हमेशा से नून लीग के वोटर और सपोर्टर रहे हैं, चलें चलते हैं। राना साहब से मुलाकात हुई। यकीन माने इतनी प्यारी शख्सियत कि उन्होंने मुझे खुद कहा, बताएं अरशद भाई क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। मैंने कहा कि सर हमारे घर की तरफ जो रास्ता जाता है ना, बस वो बना दें। कहने लगे कि आप और कितने दिन इस्लामाबाद? मैंने कहा कि 10 दिन इस्लामाबाद हैं और 10 दिन लाहौर लगेंगे। कहने लगे कि इंशाल्लाह आपके घर पहुंचने तक रास्ते का काम शुरू हो चुका होगा। उन्होंने फौरन ये बात हमारे मुतल्लिका MP MNA जो चौधरी तारक सुबहानी साहब हैं और चौधरी अरमान साहब हैं उन तक पहुंचाई। और अरमान साहब के पास क्योंकि हमारा नंबर नहीं था, उन्होंने अपनी टीम की ड्यूटी लगाई कि अरशद भाई का नंबर लें और उनसे राब्ता करें। बहरहाल उनकी टीम ने हमसे राब्ता किया। हमने कहा कि हम लाहौर हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। लाहौर क्योंकि हम दुआ के नाम से एक अपना ब्रांड लॉन्च करने गए थे, हमें लाहौर में 2-2.5 माह लग गए। और ये रास्ता जो अभी तक नहीं ना बना, इसमें हमारी अपनी कुताही है। बहरहाल हम वापस आए, चौधरी अरमान साहब से मिलने का प्लान बनाया, फलों की एक टोकरी ली, खुशबू और एक तस्वीर ली और अरमान साहब के डेरे पे पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। और अरमान साहब भी यकीन माने ऐसे अल्लाह वाले इंसान थे कि रास्ते की बात अभी मेरे मुंह में थी। उन्होंने बाबा जी यकूब साहब हैं काउंसलर, उनके कार खास हैं, उनको आवाज दी, कहा यकूब साहब आप इनके साथ जाएं, इनका जो भी काम है वो देख के आओ और करके आओ। ये बात उन्होंने 3 बार कही, देख के आओ और करके आओ। और फिर कहा कि इनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, अदब से, एहतराम से पेश आना है। यकीन माने मैं हैरान रह गया कि सियासतदानों में इतने अच्छे इंसान भी हैं, हमारा तो यकीन उठ गया था। बहरहाल यकूब साहब हमारे साथ आए, गाड़ी में बैठे और मौका वारदात पे पहुंचे तो यकूब साहब बाकियों से भी 2 हाथ आगे थे। उन्होंने रास्ता देखते ही हमसे कहा आप बस रास्ते से पानी निकलवाएं, इसको थोड़ा ऊंचा करवाएं, मट्टी डलवा दें, हम अगले दिन ही इस पे पत्थर डलवा देंगे। उन्होंने उसी वक्त फौरन ठेकेदार को फोन किया, कहा कि देखो भाई काम आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन ये काम कल ही शुरू करना है और इस रास्ते का काम जहां तक पहुंचेगा हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि ये हमारा रास्ता बन जाए और इस कार्य खैर में जिसने हिस्सा डाला है अल्लाह उसको इसका अजर अता फरमाए। पापा जी आपसे एक बात करनी है। क्या बात है बेटा, खैरियत है? हमें जायदाद में से ना अपना हिस्सा चाहिए। क्या अभी तो तुम्हारे पापा जिंदा है? तो आ ज़ैनब, हमारे पापा मरने के बाद भी जिंदा ही होंगे। मौत का तो मजा ही चखना है ना। वैसे भी बाद में भाई कहाँ देते हैं। मोहम्मद तेरी बहनों ने अपना हिस्सा लिया है, तेरा हिस्सा नहीं लिया। वाह, ये तार तो तितली जबरदस्त है। चलो मोहम्मद बेटा उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया है। ओए याद आया, मोहतरमा मेरे फीडर का भी वक्त हो गया है। पहले हकूकुल्लाह फिर हकूकुल इबाद। अच्छा हकूकुल्लाह तो माफ हो जाएंगे, लेकिन हकूकुल बाद अल्लाह माफ नहीं करेंगे। दुआ ये हवाई बातें नहीं करते बेटा। अल्लाह चाहे तो दोनों हकूक माफ कर दें, चाहे तो दोनों का हिसाब ले लें। अल्लाह से भला कोई पूछ सकता है? चलो बेटा नमाज पढ़ो। पर
पापा जी मेरा फीडर। फीडर बाद में पी लेना दुआ। वैसे भी नमाज वक्त मुकर्रा पर मोमनों पे फर्ज की गई है और ये कुरान की आयत है बेटा। फीडर वक्त मुकर्ररा पे फर्ज किया गया है, ये आयत सुनिए कभी। ये लो पापा जी, मेरे दोस्त से बात करें। हेलो। हेलो, कौन? अरे मैं हूँ दुआ का पापा। पापा घर पे नहीं है। दुआ कुछ पढ़ लो, स्कूल लगने वाले हैं। ये देखो मोहम्मद भाई, बिल्ली डांस कर रही है। जाओ कुछ पढ़ लो जाके, छोड़ दो मोबाइल की जान। दुआ तुमने फेल होना है, बिल्ली ने नहीं फेल होना। वैसे भी वक्त जाया करने वाला इंसान मेरी नजर में तो फेल ही है मोहम्मद। पापा जी आपकी तो नजर ही कमजोर है। छोड़ दो फिर मोबाइल, वरना तुम्हारी भी हो जाएगी। ला 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 ला। क्या बात है दुआ, आज बड़ा खुश नजर आ रही हो। पापा जी आज के बाद आपको कोई भी ज़ैनब के पापा नहीं कहेगा। क्या मतलब दुआ? पापा जी मामा। नहीं बेगम। ओहो पापा जी मामा नानू के घर जा रहे हैं। दुआ तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ठीक है ज़ैनब के पापा, मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। ठीक है बेगम, ये दुआ को भी साथ ले जाते। नहीं ज़ैनब के पापा, क्यों बेगम? रहने दे, इसे भी तो पता चले ना माँ की जुदाई क्या होती है। मामा जी मैंने भी साथ जाना है। बिस्मिल्लाह जी। ये जो 2-4 दिन से दुआ की वीडियो नहीं ना आ रही, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही। दुआ की तबीयत ठीक नहीं है। एक तो दुआ के लिए आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इससे सेहत दे दे जल्दी से जल्दी। और जिस तरह हमारी वीडियो में एक पहलू तरबियत का भी होता है ना, इसी तरह बहुत जल्द दुआ के नाम से दुआ का ब्रांड भी आ रहा है। आपने उसके लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसमें भी हमें कामयाबी अता फरमाए। ठीक है ना? बैकात दो। ओह नो, पापा ना आजकल बहुत फोन चला रहे हैं, जरूर कुछ दाल में काला है। मुझे तो सारी दाल ताली ला दड़ी है। दूसरों की प्राइवेसी में झांकना अच्छी बात नहीं है। ये दूसरे नहीं है जी, हमारे पापा हैं। ओह नो। दुआ छोड़ दो ये जासूसियाँ करना। मामा जी पापा मोबाइल पे ना ओ यार कह रहे थे। ओहो, वो तो मैं बिरयानी की वीडियो देख के कह रहा था दुआ। आज रियाजी का सबसे खतरनाक सवाल पूछा जाएगा। चलो बच्चों तैयार हो जाओ। पापा जी आज तो छुट्टी है। आज तो पढ़ लेता दिल है, खेल लेता दिल है। एक हाथी का वजन 1000 किलो है और वो कुर्सी पे बैठेगा तो क्या होगा? कुर्सी कहेगी मुझे माफ कर दो। एक दरख्त पर 10 आम है, 3 तोड़ लिए तो बाकी कितने रह जाएंगे? अब बाती भी तोड़ते था जूता। बेगम आज छुट्टी है, बच्चों को हंसने खेलने दो। छोटा सा मेरा जहां है। फकीर को कुछ दे दो बाबा। ये क्या, अब तो तुम लोग अमीर हो गए हो, सदका हैसियत के मुताबिक देना चाहिए। हाँ मामा जी, अब तो बाबा जी को घर की चाबियां दे दो। शुक्रिया बच्चा। ओ दुआ तुमने ये क्या कर दिया? ओह नो। ज़ैनब के पापा आज इतनी जल्दी? रमजान का पहला जुम्मा है ना बेगम, मस्जिद में बड़ा रश होगा। मोहम्मद भाई जी, आप जी नहाने की जहमत कर लेनी थी ना, बड़ी बू आ रही है आपसे। पीजी रोजेदार की बू ला तो बड़ी शाद है। मुंह की बू पसंद है, सारे जिस्म की नहीं। बताओ ना मोहम्मद यारी ने कि मैंने गुस्ल किया है, कपड़े पहने हैं, मिसवाक की है, खुशबू लगाई है, सुरमा डाला है, और क्या करूं? ले ली तो पापा जी। दुआ तुम ना अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ज़ैनब के पापा आप कहते हैं, मैं तो नहीं कहती। हाँ तुम तो दुआ के पापा कहती हो ना। रमजान में ये भी पुप्पो घर चली जाती ना। ओहो ज़ैनब, पुप्पो तो अल्लाह के पास चली गई है। अब घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बेगम आप आराम करें, बर्तन मैं धो देता हूँ। रुको जरा, सबर करो। बेगम मेरी तो नियत आपकी हेल्प करने की थी ना। माशाल्लाह। अब देखे ना, गिलास ने खुदकशी कर ली है। ये क्या हो रहा है?
कुछ भी नहीं, मैं तो देख रहा था चॉकलेट एक्सपायर तो नहीं हो गई। मामा जी पापा चार डलता रहे, मैंने अपने हाथों से देते हैं। जैनब के पापा, बच्चों की चीज नहीं खानी चाहिए थी आपको। बेगम वो तो मैं सदका निकाल रहा था। नहीं मामा जी, पापा तो सारी निकाल के खा गए हैं। तो आज फिर खाने में करेले ही मिलेंगे पापा को। नहीं नहीं बेगम, मैं दोबारा नहीं खाऊंगा। मैं तो ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं भी ये इधर छोड़ते जा रहा हूँ। ये दोनों घर छोड़ के क्यों चले गए हैं? आप दोनों झगड़ा करते रहते हैं ना, इसलिए। दुआ मोहम्मद हमें माफ कर दो। अब हम झगड़ा नहीं करेंगे। आई फार इस्लाम, जे फार जुमा, के फार कलमा, एल फार ला इलाहा इल्लल्लाह, एम फार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कैसा एम फॉर मुसलमान भी होता है ना? हाँ जैनब, एम फॉर मुसलमान होता है, एन फॉर नमाज होता है। खाला जान बीच में नहीं बोलते। दुआ कितनी दफा कहा है कि बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। सॉरी कारी साहब। अच्छा नमाज से याद आया, हाथ खड़े करो। हाँ, कौन कौन नमाज पढ़ता है? माशाअल्लाह सारे पढ़ते हैं। जी कारी साहब। और अब हाथ खड़े करो। हाँ, वक्त पे नमाज कौन पढ़ता है? कोई नहीं। क्यों भाई? कारी साहब, उधर मस्जिदों में जोहर की अजानें हो रही होती हैं और इधर स्कूल में हम पढ़ रहे होते हैं। कारी साहब आपने इतना बड़ा स्कूल बना लिया है, मस्जिद भी बना ले। हाँ हाँ साहब, मोहम्मद अजान पढ़ा करेगा और आप जमात करवा दिया करना। हाँ जी दादी साहब। ठीक है भाई, जिस तरह आप लोग किताबें लेके आते हो ना, इसी तरह कल से मुसल्ला भी लेके आना। जी दादी साहब। पापा जी मैंने नहीं वीडियो बनानी करनी। क्यों दुआ, क्यों नाराज हो रहे हो आप? क्यों नहीं वीडियो बनानी करनी? देखे हाँ हमारे कमरे में कितनी मक्खियाँ मच्छर हैं, कोई मुझे इधर से काटता है, कोई मुझे उधर से काटता है। बस इतनी सी बात। देखना दुआ, मैं अभी इनका इलाज कर देता हूँ। नहीं पापा जी, आप मच्छर जलेबी लगा देते हैं, उससे मेरा गला खराब हो जाता है। तो फिर और क्या करूँ दुआ? जैनब के पापा, हम खाना खाते हैं तो मक्खियाँ, वीडियो बनाते हैं तो मक्खियाँ, रात को सोने लगते हैं तो मच्छर आ जाता है। अरे हाँ हाँ बेगम, मैं अभी कॉल करके मंगवा लेता हूँ। लेकिन जैनब के पापा, मॉस्किट पावर हाउस एक्सप्रेस पीके वालों से मंगवाना। ये लो दुआ, आपका मॉस्किट किलर आ गया। मक्खियाँ मच्छर चले गए। अगर आप भी मॉस्किटो किलर और घर की बाकी जरूरत की चीजें पावर हाउस एक्सप्रेस से परचेज करना चाहते हैं तो इनके अकाउंट का लिंक यानी स्टोर का लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। वो ना मैं सोच रही थी बहन कि दुआ के पापा के आधे कपड़े मैं धो लिया करूंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे बेगम, दुआ की मामा ठीक ही तो कह रहे हैं। हाँ बहन, दुआ के पापा ठीक कह रहे हैं। हाँ मामा जी, दुआ के मामा पापा ठीक कह रहे हैं। ठीक है जैनब के पापा, मैं दे देती हूँ। शुक्रिया बेगम। ठीक है दुआ के पापा, मैं धो देती हूँ। शुक्रिया बेगम। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद के पापा, मैं भी आपके आधे कपड़े धोना चाहती हूँ। अब ये कितना फोन आ गया पापा जी? अब ये तुम्हारी मम्मा का फोन है मोहम्मद भाई। दुआ, दुआ बेटा, जी पापा जी। दुआ बेटा, कितनी देर से आवाजें दे रहा हूँ, कहाँ थे आप? पापा जी हमने मामा को गिफ्ट दिया है। गिफ्ट दिया है? हाँ जैनब के पापा, प्यारी बच्चियों ने मुझे लश ऑर्गेनिक से स्किन केयर प्रोडक्ट्स गिफ्ट किया है। लश ऑर्गेनिक्स बेगम? जी जैनब के पापा, ये केमिकल के बगैर प्रोडक्ट्स है। बेगम अब तो आप ये हर रोज इस्तेमाल किया करेंगे। हाँ जैनब के पापा, मैं इसको हर रोज इस्तेमाल करूंगी ताकि मेरी स्किन अच्छी हो जाए। मामा जी ये मेरी है, मैंने भी अपनी स्किन अच्छी करनी है। अब आ गया पापा जी। दुआ पानी नहीं आ रहा। दुआ बेला पापा तेरे टूटी खोल दो। जैनब के पापा, जी बेगम। ये मौसम को पता नहीं क्या हो गया है, कभी सर्दी कभी गर्मी। बेगम मैं कौन सा महकमा मौसमियात में अफसर लगाऊं जो मुझे सीजन के शेड्यूल का पता होगा? चलो आप नहीं, ये मच्छर तो हम पे अफसर लगा बैठे है ना। दुआ बेटा थोड़ी देर पंखा चला लिया करो। पंखा चलाएं तो सर्दी लगती है जैनब के पापा, ना चलाएं तो मच्छर लड़ता है। हमें कहीं डेंगू मलेरिया ना हो जाए पापा जी। इसीलिए तो मैंने सोगो जैकेट मंगवा ली है। ओह क्या स्टाइल है पापा जी। जैनब के पापा, कोई इम्पोर्टेड चीज मंगवाते ना। बेगम सोगो जैकेट बनिस्बत इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के डेंगू और मलेरिया से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ देता है और वैसे भी हमें अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए। आप भी सोगो जैकेट लगाएं और सब लोग आराम से सो जाएं। मामा जी 10 बार तो लिख दिया है, और कितनी बार लिखूं? बार बार लिखो, बार बार लिखने से तुम्हें अच्छी तरह याद हो जाएगा। अच्छा इसका मेरे पास एक और हल है। ये पेन आपने लेना है और इधर लगा लेना है, फिर आपको कुछ भी नहीं भूलेगा। फिर तो ये पेन मामा को लगा दे पापा जी। मुझे क्यों लगा दे जी? आप भी तो मुझे फीडर देना भूल जाते हैं ना।